हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर नंबर 4 चल रहा है और आज हम इस वीडियो में वर्णनात्मक प्रश्नों के प्रश्न संख्या 23, 24 तथा 25 को हल करने वाले हैं। ये तीनों ही प्रश्न पत्र में 6-6 अंक के आते हैं और तीनों के साथ ही एक प्रश्न और दिया होता है आपको चॉइस में, जिसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करना होता है और हर प्रश्न के साथ आपको एक प्रश्न और मिलेगा। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर घंटा। तो हम कंडीशन फर्स्ट देख लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार ये कहा गया है कि 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसे एक व्यक्ति 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा चलता है, यानी रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी है वो यहाँ 60 किलोमीटर है तथा शेष दूरी जो कि होगी 300 माइनस 60 बराबर 240 किलोमीटर और ये शेष दूरी यहाँ बस द्वारा तय करता है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय यदि t1 हो तो ये समय होगा दूरी बट्टे चाल से। दूरी यहाँ 60 किलोमीटर चली गई थी रेल द्वारा और चाल जो है रेलगाड़ी की हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, यानी 60 बटे x घंटा। इसी प्रकार यदि बस द्वारा लिया गया समय t2 हो तो बस द्वारा चली गई दूरी 240 है बटे और बस की चाल जो है 22 है, यानी 240 बटे 22 घंटा लगेंगे। जबकि सवाल में दिया है कुल 4 घंटे लगते हैं, अर्थात 60 बटे x प्लस 240 बटे 22 बराबर 4। समीकरण नंबर 1। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलता है तो यानी रेलगाड़ी द्वारा वो 100 किलोमीटर चलेगा तो रेलगाड़ी द्वारा जो लिया गया समय होगा 100 किलोमीटर यात्रा करने में, वो समय होगा दूरी 100 बटे रेलगाड़ी की चाल x घंटा। इसी प्रकार बस द्वारा जो लिया गया समय होगा दूसरी बार में, यानी शेष दूरी चलता है। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगा
तो शेष दूरी 200 किलोमीटर बचेगी 300 में से, और वो 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो बस द्वारा बाई की चाल से यदि तय करेगा तो 200 बटे 22 घंटा समय लगेगा। और ये जो दोबारा में उसे जो समय लगता है वो 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले जो समय था 4 घंटा और इससे इस बार 10 मिनट और अधिक लगते हैं, यानी 100 बटे x प्लस 200 बटे 22 बराबर होगा 4 घंटा, और 10 मिनट को यदि हम घंटे में बदलेंगे तो 4 सही 10 बटे 60 घंटा। 0 से 0 यहाँ कैंसिल, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करके x तथा y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए u बराबर 1/x है तथा v बराबर 1/y है। तो यहाँ 1/x के स्थान पर यदि u रखेंगे तो ये मिलेगा हमें 60u प्लस 240, और 1/y के स्थान पर v रखेंगे v बराबर 4। ये होगा समीकरण नंबर 3। और यहाँ यदि इसी प्रकार 1/x के स्थान पर u रखते हैं तो 100u प्लस, और यहाँ 1/y के स्थान पर v रखेंगे 200v बराबर, ये 4 सही 1/6 को यदि हम बदल दें तो ये हो जाएगा 25/6। और इस पूरे समीकरण को यदि 25 से काट दिया जाए तो ये मिलेगा 25 से 4 बार, ये 25 से 8 बार, और ये 25 से 1 बार, और इस 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 u प्लस, और 6 अट्ठे 48 v बराबर 1। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को यदि हमें हल करना है तो हमें ये u या v के गुणांक समान करने होंगे। इस समीकरण को मैं यदि काट के हल करूं तो ये मुझे मिलेगा 4 से काटने पर ये 15, और ये 60, और ये 4 एकन 4, तो ये हो जाएगा 15u प्लस 60v बराबर 1। ये समीकरण नंबर 3 था हमारा। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना होगा। तो 24 और 15 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ 120 होगा। तो इस समीकरण में मुझे गुणा करना पड़ेगा, 24 में गुणा करूंगा 5 से, और इसे 120 बनाने के लिए 8 से। तो मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 120u, और 48 में यदि मैं 5 का गुणा करता हूं पाँच का गुणा यदि मैं 48 में करूंगा तो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, v बराबर 5। इधर 8 से गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120u प्लस 8 6 48, v बराबर 8। इन समीकरणों को मैं माइनस कर लेता हूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचेंगे माइनस के 0 4 2 v, और यहाँ बचेगा -3, यानी v बराबर मिलेगा -3 बटे -240। माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 एकन 3, और 3 से ये 8 बार, यानी v बराबर मिलेगा 1/80। तो हमने जो v की वैल्यू थी वो v बराबर हमने मान रखा था यहाँ 1/y।
तो v की वैल्यू यहाँ 1/80 है, तो ये 1/22 के बराबर होगा। तो यहाँ से बाई की जो वैल्यू है वो 80 आएगी। और जबकि हमने बाई को माना था बस की चाल, तो बस की चाल यहाँ से आई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। तो v की जो भी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम उठा के समीकरण नंबर यहाँ इस 4 में लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 24u प्लस 48 v के स्थान पर 1/80 और बराबर 1। यहाँ यदि मैं इसे 8 से काटूं तो ये 6 बार, 8 से ये 10 बार, ये 2 से 3 बार और ये 2 से 5 बार। तो ये मिलेगा 24u प्लस 3/5 बराबर 1। तो इसे आगे यहाँ हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24u बराबर 1 माइनस 3/5 या 24u बराबर 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 2/5 और u बराबर मिलेगा 2/5 है और इधर से 24 आएगा तो गुणा 24, 2 से यहाँ कटेगा ये 12 बार, यानी u बराबर मिलेगा 1/12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। जबकि हमने u बराबर माना था 1/x, तो ये हो जाएगा बराबर 1/60 और x बराबर यहाँ से 60। जबकि ये मानी गई थी रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, और इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं और इसमें भी आपको अथवा में एक क्वेश्चन और मिलेगा। दोनों में से केवल आपको एक ही प्रश्न हल करना होगा। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देख रहे हैं हम। तो मान लीजिए कि ये यहाँ कोई जमीन है और एक यहाँ बहुमंजिला भवन खड़ा हुआ है और इसके सामने 4 मीटर ऊंचा कोई अन्य भवन खड़ा है। जब इस भवन के हम शिखर से और इसके शिखर को देखते हैं 4 मीटर ऊंचे भवन के, तो यहां से एक अवनमन कोण बनता है और ये जो अवनमन कोण है ये यहाँ 30 डिग्री है। जब इसी शिखर से इसका तल देखा जाता है तो यही अवनमन कोण 45 अंश हो जाता है। तो हमें इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यानी ये संपूर्ण ऊंचाई h और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी ये यदि x मीटर हो तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम इस आधार के समांतर एक रेखा यहाँ से खींच लेते हैं और ये 4 मीटर दिया गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर होगा। यदि ये संपूर्ण ऊंचाई h है तो यहाँ से और यहाँ तक जो ऊंचाई है ये h -
4 मीटर होगी। तो ये यदि यहाँ अवनमन कोण 30 है तो ये उन्नयन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये यदि पूरा कोण 45 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये जो है E है। तो मैं यहाँ त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में देखते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ BC है और BC की कुल लंबाई h है बटे आधार यहाँ x है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये बराबर होगा h बटे x, या ये बराबर होगा यहाँ से x बराबर h। ये यहाँ पहला संबंध है। और अब मैं त्रिभुज DEC में लेता हूं। त्रिभुज DEC में यदि मैं यहाँ tan 30 डिग्री लूंगा तो मुझे यहाँ जो लंब है ये EC, ये h-4 मीटर दिया गया है बटे आधार यहाँ से यहाँ तक जो x है यही x हो जाएगा। और यहाँ tan 30 की वैल्यू हम 1/√3 लगा लेते हैं, और ये h-4 बटे ये जो x बराबर h है तो x के स्थान पर भी h लगा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो जाएगा h बराबर, इधर यहाँ h√3 और -4√3। आगे से सॉल्व करेंगे, 4√3 इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और h को उधर ले जाएंगे तो h√3 h हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन, ये √3 - 1 बचेगा और इधर 4√3 बचेगा। आगे से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये h बराबर मिलेगा 4√3 बटे यहाँ √3 - 1। यदि मैं √3 + 1 से यहाँ परमीकरण कर देता हूँ तो यही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगी 4√3 ब्रैकेट में √3 + 1, और यहाँ a + b और a - b का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होगा h बराबर 4√3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 3, और 1 में मल्टीप्लाई करने पर √3 अपॉन यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और -1। h बराबर ये हो जाएगा 4/3 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन ये यहाँ 2 बचेगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 बार, तो ये मिलेगा h बराबर 2 इंटू यहाँ 3 और 1 हो जाएगा 4.732। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9 मीटर। ये होगी h की वैल्यू। और समीकरण 1 में दिया है कि h और x दोनों बराबर हैं, तो x बराबर भी 9.464 मीटर होगा। प्रश्न संख्या 25, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो मान लीजिए ये कोई वृत्त है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर इसके किसी चाप द्वारा अंतरित कोण यहां 60 डिग्री है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो हमें एरिया है, ये एरिया यहाँ पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है बटे 360 गुणा पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है और आर स्क्वायर यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो 21 गुणा 21, 7 से ये कटेगा 3 बार और यहाँ ये 0 से 0, 6 से कटेगा ये 36 जो है 6 बार और 3 से ये कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 22, 11 बार। तो ये मिलेगा ऊपर हमें 11 गुणा 21, यानी जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो होगा 11, 1 11, यहाँ से ले 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। तो यदि हम जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना, ये सबसे आसान और शॉर्टकट होता है। तो यहाँ r की वैल्यू है 21 गुणा 21 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है बटे 2 और पाई यहाँ 22/7 होगा और थीटा की वैल्यू यहाँ 60 है और नीचे यहाँ 180 है माइनस साइन और थीटा के स्थान पर 60 डिग्री। ये हो जाएगा 21 गुणा 21 करने पर 441/2 और ये कटेगा इससे 3 बार। तो ये हो जाएगा 22/21 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये मिलेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 441/2 गुणा 22/21 माइनस 441/2 गुणा √3/2। तो यहाँ 21 से 441 कटेंगे 21 बार और 2 से कटेंगे ये 11 बार और यहाँ 21 और 11 का जब गुणा करेंगे तो ये यही पहले की तरह हमें मिलेगा 231 माइनस ये हो जाएगा 441/3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। और वृत्तखंड क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये कोई जीवा है और इस जीवा द्वारा
ये जो ऊपर वाला वृत्त का भाग है ये यहाँ एक वृत्तखंड बनेगा। यदि ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड, और शेष जो भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा।